अपने पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर फर्मी एनर्जी, फर्मी मोमेंटम, फर्मी वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इत्यादि इन कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरह से सोमरफेल्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का इस्तेमाल करते हुए और ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम पार्टिकल्स एंड दे ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, और ये कहा गया कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए वेल डिफाइंड डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, एनर्जी स्टेट्स, मोमेंटम स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, और उन्हीं स्टेट्स में वो इलेक्ट्रॉन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हुए रह सकते हैं, पाए जा सकते हैं। उन्हीं स्टेट्स को वो ऑक्यूपाई करेंगे सॉलिड के अंदर में। और 0 केल्विन पर हाईएस्ट एनर्जी जो होता है सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोगों ने फर्मी एनर्जी कहा था। और ये हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे निकालते थे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालते थे v इंटीग्रल ऑफ जी ई के इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट एनर्जी ई के, और ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी एफ डी ई के डी ई के, और पूरे एनर्जी के स्पेस में इसको हम लोग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, इसका एक्सप्रेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने निकाला था, शायद आपको याद होगा। ये 3n/2EF E अपॉन ई के कह सकते हैं एट मोमेंटम के, द एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम के इज यूजुअली रिटन एज ई के अपॉन EF टू दी पावर हाफ, ऐसा होता है। और हम लोगों ने देखा था कि एट 0 केल्विन अगर एक एक्सिस पर हम लोग FD को प्लॉट करें एज ए फंक्शन ऑफ EK और एक एक्सिस पर EK को प्लॉट करें, तो अप टू EK इज इक्वल टू EF अप टू फर्मी एनर्जी ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, 1 होती है। तो FD इज 1 अप टू E इज इक्वल टू EF, मतलब 0 से लेकर के EF एनर्जी तक के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं 0 केल्विन पर, और इससे ज़्यादा एनर्जी वाले सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। मैं जस्ट पिछले लेक्चर्स को रिकैप करवा रहा हूँ, याद दिलवा रहा हूँ आपको। और सामने में देखिए लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो, ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EK टू दी पावर हाफ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होता है। अगर एक एक्सिस पर हम लोग EK को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर GEK को प्लॉट करें, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। और अब अगर एक एक्सिस पर हम लोग, ये सारा ग्राफ हम लोगों ने पिछले क्लास में खींचा था, एक एक्सिस पर अगर हम लोग EK को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर GEK टाइम्स FDEK दोनों के प्रोडक्ट को प्लॉट करें, तो अप टू एनर्जी ये दोनों के प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा हो जाएगा। अप टू एनर्जी E इज इक्वल टू EF, ये फुल्ली ऑक्युपाइड होता है और उसके बाद कंप्लीटली एम्प्टी होता है। तो इस तरीके का ग्राफ होगा एट
T इज इक्वल टू 0 केल्विन। और एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन ये ग्राफ्स कैसे होते हैं, हम लोग क्विक रिकैप कर रहे हैं। एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन क्या होता था, ये था एट 0 केल्विन। और एट टी नॉट इक्वल टू 0 क्या होता था, तो उसमें हम लोग कहते थे कि EF के आसपास का जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के एम्प्टी स्टेट्स में जाएगा, कुछ इस तरीके का होता था। और ये तो जैसा है वैसा ही होगा। और ये एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन T नॉट इक्वल टू 0 में कैसा होता था, तो ये सर्टेन टेम्परेचर तक ऐसे, और फर्मी एनर्जी के आसपास का कुछ लेवल्स उधर चला जाएगा, फर्मी एनर्जी के पहले के कुछ लेवल्स एम्प्टी हो जाएंगे और उससे ज़्यादा एनर्जी के कुछ लेवल्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो ये सारे ग्राफ्स हम लोगों ने पिछले क्लास में खींचा था। और ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था कि जो फर्मी एनर्जी होती है दैट इज़ क्वाइट हाई इवन एट 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी इज क्वाइट हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, कॉपर के केस में फर्मी एनर्जी वाज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स को जो फर्मी एनर्जी के पास होते हैं, और उसके नीचे के एनर्जी के सारे लेवल्स कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सोमरफेल्ड मॉडल के फ्रेमवर्क के अंदर में किया था। और इसके आधार पर हाउ कुड सोमरफेल्ड explain electrical conductivity in metals on the basis of these concepts। तो ड्रूड का इक्वेशन क्या था, व्हाट वाज द ड्रूड्स इक्वेशन। आप याद करें, ड्रूड्स मॉडल में हम लोगों ने ड्रूड्स इक्वेशन लिखा था dp/dt इज इक्वल टू -p/τ plus F. This F was the external force, this tau was the scattering time or relaxation time, average time elapsed between two successive scatterings, average time elapsed between two successive collisions, and P was the momentum of electron। लेकिन ड्रूड्स मॉडल में ये जो P था वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को हम लोग कंसीडर करते थे और उसके लिए इक्वेशन लिखते थे। सो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ड्रूड्स मॉडल दिस P वाज द मोमेंटम ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। नाउ प्लीज सी, अगर मान लीजिए हम लोगों ने सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन पर T इज इक्वल टू 0 पर एक फोर्स लगाया, एक इंपल्सिव नेचर का फोर्स लगाया और उसके बाद फोर्स को विड्रॉ कर लिया। सपोज कीजिए फील्ड अप्लाई किए और हटा लिया। सो सपोज दिस F was F naught at T is equal to 0 and this F was 0 at T not equal to 0। हम लोग कुछ इस तरह का जस्ट इस एक्सिस पर अगर फोर्स को दिखाएं और इस पर टाइम को दिखाएं, तो इस पर टाइम को हम लोग दिखाएं और इस पर फोर्स को दिखाएं, तो जस्ट एक फोर्स लगाया और तुरंत वो फोर्स जो है वो ड्रॉप करके 0 हो गया। इस तरह का एक फोर्स हम लोग लगाते हैं, इंपल्सिव नेचर का फोर्स लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम जो इंपल्सिव फोर्स लगाए वो इलेक्ट्रॉन को कुछ मोमेंटम दे देगा।
impulse is equal to change in momentum. So suppose this impulsive force imparts a momentum, initial momentum p naught to an electron. Let the force at t is equal to 0 imparts an initial momentum p naught to an electron. टू एन इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूं बिकॉज ड्रुड्स मॉडल में दिस p was the momentum of an individual electron, and then the force becomes 0, and then F becomes 0. F becomes 0. तो जब F 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में F को अगर हम 0 रख देंगे तो ठीक है कि t इज इक्वल टू 0 पर हमने जो फोर्स लगाया उसने इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम दे दिया और उसके बाद ये फोर्स लगना बंद हो गया। तो अब सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे गाइड होगा, किस इक्वेशन से गाइड होगा? तो अब उसका इक्वेशन हो जाएगा dp बाई dt इज इक्वल टू minus p by tau, and see what happens. ये सारा काम हम लोगों ने ड्रुड्स मॉडल में किया भी था। अब अगर हम लोग इसको dp by p is equal to minus 1 by tau dt ऐसा करें और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो t इज इक्वल टू 0 पर p वॉज p नॉट, और सपोज कीजिए t इज इक्वल टू t पर p इज इक्वल टू p. सो दिस कम्स आउट टू बी p इज इक्वल टू, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू p नॉट e टू दी पावर माइनस t बाई टॉ, ऐसा कुछ आ जाएगा. एंड हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस इक्वेशन? ये कह रहा है कि जब आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक मोमेंटम हमने दे दिया, देन इट स्टार्ट्स कोलाइडिंग विथ क्रिस्टल लैटिस एट डिफरेंट स्कैटरिंग सेंटर्स, और उस फ्रीक्वेंट कॉलिजन की वजह से दिस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन will become 0 in a time greater than, or you can say much greater than tau. So p exponentially goes to 0, p tends to 0, p tends to 0 as t tends to much greater than tau. तो क्या होगा अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को सर्टेन इनिशियल लीनियर मोमेंटम दे भी दिया, तो कॉलिजन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, आफ्टर सम टाइम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल गो टू 0 मोमेंटम स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एज पर द प्रोपोजिशन ऑफ ड्रुड्स मॉडल. लेकिन सोमरफेल्ड पिक्चर के दायरे में अगर हम इस बात को समझना चाहें तो वी लैंड अप विथ ए प्रॉब्लम. हमारे साथ एक समस्या चली आती है. क्या समस्या आती है आप देखिए. हम लोगों ने फर्मी स्फीयर की बात किया था पिछले लेक्चर में, और हम लोगों ने कहा था कि अगर इस एक्सिस पर हम लोग kx प्लॉट करें और इस एक्सिस पर ky को प्लॉट करें, और kz भी होगा ऑफ कोर्स. सो फर्मी स्फीयर इज ए स्फीयर विथ इट्स सेंटर एट ऑरिजिन. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंटम स्टेट्स एट द सेंटर ऑफ फर्मी स्फीयर विल बी 0 0 0, kx ky kz सारे 0 होंगे, और उस
ओरिजिन उस सेंटर के अराउंड के रेडियस का अगर आप स्फेयर खींचते हैं तो उस स्फेयर के सरफेस पर के हर पॉइंट पर एक ऐसा स्टेट होगा जिसका मोमेंटम वेक्टर के होगा, मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड के होगा, के एक्स के वाई के जेड का एक सेट होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक मोमेंटम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम लोग केफ रेडियस का स्फेयर खींच दें तो उस स्फेयर के सरफेस पर के सारे स्टेट, सारे के सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम फर्मी मोमेंटम के बराबर होगा, उनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर हम लोग इस मोमेंटम स्पेस में अगर हम लोग सिचुएशन इज 3 डायमेंशनल, लेकिन जस्ट बात की समझ बनाने के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में ही इस बात को समझते हैं। ऑल्दो इट विल बी ए फर्मी स्फेयर, लेकिन हम लोग के एक्स के वाई लेकर के एक सर्कल की तरह दिखा रहे हैं चीज़ों को। तो अगर इस जीरो में मोमेंटम स्पेस के अराउंड हम लोग एक फर्मी स्फेयर खींचें केफ रेडियस का, और सपोज कीजिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कुछ मोमेंटम दे दिया, उसको हमने इनिशियल मोमेंटम पी नॉट दे दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके। नाउ द फोर्स इज विथड्रॉन, व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू ड्रूड्स मॉडल, आफ्टर सम टाइम या इन ए टाइम मच ग्रेटर देन tau, this particle, this electron will try to go to zero momentum state, but zero momentum state is here, and we know that all the momentum states lying inside this Fermi sphere are completely occupied. इस स्फेयर के अंदर लाई करने वाले सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं और वहां अब कोई दूसरा पार्टिकल नहीं जा सकता, वो दूसरे पार्टिकल के द्वारा ऑक्युपाइड होने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। तो इस फर्मी स्फेयर के अंदर के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं, और अब अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा जीरो मोमेंटम स्टेट में जाना तो ये स्टेट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। और आपको पता है कि ये फर्मी सरफेस के पास का अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास का है, और इसको इतना डीप जाने के लिए, उससे इतना कम एनर्जी के लेवल में जाने के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उससे कम एनर्जी वाले सारे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं और वो अब किसी दूसरे पार्टिकल के लिए अवेलेबल है ही नहीं। So how can it go to zero momentum state? So ये प्रॉब्लम occurs। तो इस प्रॉब्लम को सोमरफेल्ड ने किस तरह से सॉल्व किया, रिजॉल्व किया? सोमरफेल्ड ने कहा ये जो ड्रूड का इक्वेशन है, ये जो ड्रूड्स इक्वेशन है dp/dt इज इक्वल टू -p/τ+f, ये रीजनेबली करेक्ट है बशर्ते कि हम लोग ये जो p ले रहे हैं, मोमेंटम ले रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं लें, ये इलेक्ट्रॉन गैस के, उस पूरे सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, उस इलेक्ट्रॉन गैस के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम अगर इसको हम लें, इफ दिस p डज नॉट रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ एन इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, रादर वी एज्यूम दिस p टू बी द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, then everything is well explained and this Drude's equation is reasonably correct and it gives correct result, correct interpretation of conductivity and everything. So what Sommerfeld assumed was this P is not the momentum of an individual electron,
rather this p is momentum of the center of mass of the system of electrons, the system of particles. So p is pcm. और अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इसको ट्रीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको कैसे समझा गया देखिए, अगर आप इस फर्मी स्फीयर की बात करते हैं और जब हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, when no external force is applied, when F is 0, then in that case the Fermi sphere will be like this. ये जीरो मोमेंटम स्टेट है और इसके चारों तरफ ये फर्मी स्फीयर इस तरह का है और इस फर्मी स्फीयर के अंदर के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं। तो अगर हम कोई एक पार्टिकुलर स्टेट की बात करें, कोई एक पार्टिकुलर मोमेंटम स्टेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इस फर्मी स्फीयर के अंदर इस जीरो मोमेंटम स्टेट के रिलेटिव अगर के मोमेंटम का कोई एक स्टेट अवेलेबल है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स इनसाइड दिस फर्मी स्फीयर, तो अगर के मोमेंटम वाला कोई स्टेट अवेलेबल है फर्मी स्फीयर के अंदर, तो माइनस के मोमेंटम वाला स्टेट भी अवेलेबल होगा और हर मोमेंटम स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा मोमेंटम स्टेट इस फर्मी स्फीयर के अंदर अवेलेबल होगा जिसका मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा। आप कहीं से भी ले लो, आप यहां पर एक मोमेंटम स्टेट ले लो तो एक वैसा ही इस मोमेंटम स्टेट के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक ऐसा मोमेंटम स्टेट अवेलेबल होगा जिसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और वो अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। तो इस तरह से द सेंटर ऑफ मास मोमेंटम इज जीरो, so there is no problem at all. If no force is there, the net momentum has to be zero ultimately in a time. Even in this case, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। जब फोर्स अप्लाई नहीं किए हुए हैं तब तो जीरो मोमेंटम स्टेट में रहना है, बिकॉज जब फोर्स अप्लाई नहीं किए हुए हैं तो वैसी हालत में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में मोमेंटम एवरेज आउट करके जीरो हो जाएगा एंड द सिस्टम हैज टू बी इन जीरो मोमेंटम स्टेट। तो वो तो ऑलरेडी रहता है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जीरो होगा ही होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी अप्लाई अ फोर्स एट t इज इक्वल टू जीरो एंड देन दैट फोर्स इज रिमूव्ड। जो बात अभी हम लोग कर रहे थे ड्रूड्स मॉडल के पर्सपेक्टिव में कि हम लोगों ने t इज इक्वल टू जीरो पर एक फोर्स F0 अप्लाई किया और उसके बाद उस फोर्स को विड्रॉ कर लिया, तो इन ए टाइम मच ग्रेटर देन टॉ वो पार्टिकल जीरो मोमेंटम स्टेट में जाना चाहेगा और तब एक समस्या आ जाएगी कि जीरो मोमेंटम स्टेट एम्प्टी है नहीं, तो वो स्टेट उसको अवेलेबल होगा नहीं, देन हाउ कैन इट गो टू जीरो मोमेंटम स्टेट। But if we try to interpret the same situation within Sommerfeld picture and take P to be the momentum of center of mass of electron gas, then what happens? See, ये जो फर्मी स्फीयर है, ये जो फर्मी स्फीयर है, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए हैं देन सेंटर ऑफ मास मोमेंटम इज दिस, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम इज जीरो और यहां से लेकर के kf, इट्स रेडियस इज kf, दिस इज फर्मी स्फीयर, दिस इज फर्मी स्फीयर और फर्मी सी। सो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका मोमेंटम फर्मी मोमेंटम के बराबर है, उनकी एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर है और इसके अंदर के जितने भी स्टेट्स हैं दे आर ऑल कंप्लीटली ऑक्युपाइड। अब मान लीजिए
कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया E, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दिया, E इज इक्वल टू E नॉट J कैप। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि जब किसी नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये हमारे द्वारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाना शुरू करेगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में। हम लोगों ने फील्ड अप्लाई किया है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाना शुरू करेगा निगेटिव वाई डायरेक्शन में। अब जरा देखिए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो डीप इनसाइड फर्मी एनर्जी हैं, जो डीप इनसाइड फर्मी सरफेस हैं, उन पर अगर फोर्स लगेगा भी निगेटिव वाई डायरेक्शन में और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाना चाहेंगे तो दैट स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड। सो विच इलेक्ट्रॉन्स विल रिस्पॉन्ड to this applied electric field? These are the electrons sitting at the circumference at the boundary of the Fermi sphere, because ये जो फर्मी स्फीयर की बाउंड्री है ये एक तरह से इंटरफेस है ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड स्टेट्स के बीच का। इसके बाहर के सारे स्टेट्स कंप्लीटली एम्प्टी हैं और उसके अंदर के सारे स्टेट्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं। सो जस्ट बियॉन्ड द सरफेस ऑफ फर्मी स्फीयर ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स आर देयर। सो ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्टेट्स आर अवेलेबल फॉर पार्टिकल्स टू बी देयर। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, मतलब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, तो ये जो फर्मी स्फीयर के सरफेस पर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग। जो डीप इनसाइड फर्मी सरफेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये जो फर्मी स्फीयर के सरफेस पर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दे स्टार्ट मूविंग। और चूंकि एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पर तो सेंटर ऑफ मास मस्ट एक्सेलरेट, सेंटर ऑफ मास मस्ट मूव। सो व्हाट हैपेंस, अब ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव वाई डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करेंगे। सो दिस फर्मी स्फीयर will not remain like this now. This Fermi sphere will shift a little downwards, और ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरीके का हो जाएगा और अब इसका सेंटर ऑफ मास, वो जो ओरिजिनल फर्मी स्फीयर था जब हम कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, उसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम था 0। अब जब हम फील्ड अप्लाई कर दिए तो अब उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाएगा और अब उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ये हो जाएगा, ये पीसीएम हो जाएगा। इनिशियली द पीसीएम वाज 0 और ये पीसीएम कितना हो जाएगा, तो ये पीसीएम हो जाएगा, आपको पता है P इज इक्वल टू H क्रॉस K, और हम K स्पेस में चीज़ों को दिखा रहे हैं तो हमें पीसीएम को इन टर्म्स ऑफ K बताना पड़ेगा। तो ये इसका K वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा MVD बाई H क्रॉस। ये नया सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो जाएगा और द सेंटर ऑफ मास मोमेंटम विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब जैसे ही फर्मी स्फीयर के सरफेस पर के इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे और वो ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे,
दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग, कॉलिजन विल स्टार्ट, उनका स्कैटरिंग होना, उनका कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा। और वो कॉलिजन क्या चाहेगा? वो कॉलिजन चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन गैस के सेंटर ऑफ मास के इनिशियल मोमेंटम के स्टेट को रिस्टोर करवा देना। वो कॉलिजन जो फर्मी स्फीयर के सरफेस पर के इलेक्ट्रॉन्स ने रिस्पॉन्ड किया एंड दे स्टार्टेड मूविंग, दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड, those electrons start colliding at different scattering centers inside the lattice, और उसकी वजह से जो एक फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू स्कैटरिंग, -p/τ का जो टर्म था, दैट विल कम इनटू पिक्चर नाउ, एंड दैट फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग बैक द linear momentum of center of mass to its initial state, means zero momentum state. तो under the influence of these two forces, एक जो हमने फील्ड अप्लाई करके फोर्स लगाया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में, इलेक्ट्रॉन गैस के ऊपर में, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना चाहता है, एक्सेलरेट करना चाहता है, और एक फोर्स जो जनरेट कर जाएगा ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू स्कैटरिंग। इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में फर्मी एनर्जी, फर्मी सरफेस, फर्मी स्फीयर के सरफेस के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्मी इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं, दे एक्वायर एन इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट स्पीड। वो एक इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर कर लेते हैं एंड they start drifting with that equilibrium drift speed under the influence of the applied force and the force generated due to scattering, and those drifting electrons contribute to electric current inside conductor. तो एक तरह से सेम इक्वेशन के हेल्प से जो ड्रूड ने इक्वेशन लिया था, इक्वेशन रिमेन सेम, सिर्फ मॉडिफिकेशन सोमरफेल्ड ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ड्रूड का इक्वेशन था dp/dt इज इक्वल टू -p/τ प्लस f, उसमें p को अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम न लेकर के वो इलेक्ट्रॉन गैस के सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लें, then this equation is reasonably correct and even within the purview of quantum mechanical considerations. ये इक्वेशन जो है, ड्रूड का इक्वेशन जो है, it is capable of explaining the electrical conductivity of metals even within the purview of quantum mechanical considerations. तो इक्वेशन हमारा सेम ही रहेगा, इक्वेशन सेम ही रहेगा, dp/dt इज इक्वल टू -p/τ प्लस f. द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस p इज नॉट द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, रादर इट इज मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ वी डू कंसिडर लाइक दैट, then this equation is reasonably correct and capable of explaining electrical conductivity inside metals. तो इक्वेशन चूंकि सेम रहता है लेकिन इंटरप्रिटेशन इंटायरली डिफरेंट है। ओनली द इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस रेस्पॉन्ड, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस रेस्पॉन्ड टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड or to applied magnetic field or whatever field which is responsible to apply forces on electrons. So only the electrons near Fermi surface will respond, only the electrons near Fermi surface will contribute to the conduction or conduction of electric current, flow of electric current, conduction of electrons. So in conductivity the contribution is only of the electrons which are near Fermi surface. सारे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जो फर्मी स्फीयर के डीप इनसाइड हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग
to conductivity of metals. Only the electrons which are near Fermi surface, they do contribute to the conductivity of metals. और फर्मी सरफेस के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इक्विलिब्रियम ड्रिफ्ट स्पीड अटेन कर लेते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू फोर्सेस, वन अप्लाइड फोर्स एंड वन फोर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्कैटरिंग। और उस ड्रिफ्ट स्पीड से वो ड्रिफ्ट करते हैं एंड दैट ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर फर्मी सरफेस is responsible for electric current to flow inside metals when an electric field is applied between its ends। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के परव्यू में सोमरफेल्ड ने मेटल्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। हालांकि इक्वेशन सेम ही उन्होंने लिया जो ड्रूड ने यूज़ किया था, इसलिए रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट स्पीड, इनके एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल रहेंगे, बट इंटरप्रिटेशन इज इंटायरली डिफरेंट। तो ये हमारा सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर मेटल के कंडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ थर्मल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी की बात को सोमरफेल्ड मॉडल के परव्यू में हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पाए, इसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।